आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट पढ़ा था, है ना, कि क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है कैसे कैसे हम बिल से एक्ट बनाते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको कितने स्टेज कराई थी, कितनी स्टेज थी, एक हाउस में कितनी स्टेज होती हैं, कितनी थी रीडिंग्स, मतलब कि 3 रीडिंग होती है ना। फर्स्ट रीडिंग एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हर चीज़ मैंने आपको पीपीटी में नहीं दे रखी है, वो चीज़ आपको खुद करनी है, ठीक। तो जैसे कि हमें पता है कि पेन का है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 4 तरीके के जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, बिल्स होते हैं, है ना। बिल से एक्ट जो है, बिल से एक्ट जो है वो बनाते हैं हम पार्लियामेंट में, ठीक है। बिल से एक्ट बनाते हैं हम पार्लियामेंट में, और ये बिल को एक्ट तक ले जाने के लिए, बिल को एक्ट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि इसको पहुंचाना और लागू करवाना, ठीक है, ये लेजिस्लेचर प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। 4 तरीके के हमारे बिल्स होते हैं, बताया था कल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अमेंडमेंट्स बिल, ठीक है। सारे का प्रोसीजर वही है। क्या प्रोसीजर था, पहले क्या होगा, किसी भी सदन में होगा एक्सेप्शनल मनी बिल को छोड़ के, ठीक है। पहले क्या होगा, किसी भी हाउस में उसको क्या किया जाएगा, किसी भी मिनिस्टर्स या मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, मिनिस्टर या मेंबर्स के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अग्रिम सूचना, एडवांस नोटिस देना होगा स्पीकर को कि मैं ये बिल लाना चाहता हूँ। फिर वो उसको क्या करेंगे, रजामंदी देंगे, आज्ञा देंगे, यस बोलेंगे, तब वो बिल पेश करेंगे, ठीक है। बिल पेश करेंगे, उसमें उसका टाइटल बताएंगे, टाइटल बताएंगे। टाइटल बताने के बाद क्या होगा, उसको फिर पब्लिश किया जाएगा, है ना, वाकायदा क्या किया जाएगा। यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होती, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ नहीं होता, बस इसमें क्या कर रहा है, जो दे रहा है, ठीक है, जो बिल लेके आया है, मिनिस्टर है या मेंबर है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करा रहा है पार्लियामेंट के अंदर किसी भी हाउस में। फिर गजेट ऑफ इंडिया, द गजेट ऑफ इंडिया में उसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में फाइनल उसको रूप दिया जाता है ना, फाइनल रूप दिया जाता है, उस पर डिस्कशन की जाती है, ठीक है। अब क्या किया था, पहले उसमें जो गजेट ऑफ इंडिया में उसको जो पब्लिश किया गया था उसकी सारी कॉपी दी जाएंगी पूरे पार्लियामेंट में, जो भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट है उनको, कि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक। उस पर क्या होगा, डिस्कशन होगी, ठीक है, डिसीजन नहीं लिया जाएगा, डिस्कशन होगी, ठीक। इसमें क्या होता है, डिस्कशन होगी, ओनली डिसीजन नहीं लिया जाता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद ये होगी हमारी किस पे, सिर्फ पब्लिक मेंबर्स की बात हो गई, केवल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कमेटी को सौंप दिया जाता है। मैंने वर्ड यूज किया था कल, सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी हमारी 6 टाइप की होती हैं, जो अभी हम आगे करेंगे। सेलेक्ट कमेटी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, सेलेक्ट कमेटी को, यानी कि जिस भी कमेटी से रिलेटेड मैटर होगा उस कमेटी को वो मैटर सौंप दिया जाता है। वो कमेटी क्या करती है, बहुत सारे उसके पार्ट्स कर देती है, और उस पर क्या करती है, उस पर पूरी तरीके से उसको ऑब्जर्व करती है, उसका निरीक्षण परीक्षण जो भी करना, मतलब पोस्टमार्टम टाइप से उसका कर देती है, ठीक। फिर सब कुछ करने के बाद वो पार्लियामेंट को उसको वापस सौंप देती है, ठीक। सेकंड रीडिंग ये थी। थर्ड में क्या होता था, वोटिंग होती थी, यानी कि अब उस पर पूरी तरीके से बहस होगी बाकायदा। फिर वोट पड़ेगा यस में या नो में। यस में अगर वोट पड़ा है तो इट मीन्स क्या हो गया, कि वो बिल वहां से पास हो गया उस सदन से, यानी कि किसी भी हाउस में बिल को पास कराने के लिए 3 स्टेज जरूरी है, ठीक है ना, 3 स्टेज जरूरी है। फिर सेकंड में भी ऐसे ही होगा,
सेकंड में यानी कि राज्यसभा में पहुंच गया, या अगर हमने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा में पहुंच गया। ठीक, वहाँ पे भी ये 3 स्टेज होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वो चला जाता है, फिर हमारा जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। अभी हमने इसी पे बात की हमने, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये रही हमारी फर्स्ट रीडिंग, फिर हमारी सेकंड रीडिंग, ये हमारी थर्ड रीडिंग, ठीक, ये हमने करा लिया। फिर उसके बाद हमने फंड्स की बात की थी, ठीक है। एक बार इसका भी क्विक रिव्यू हो जाए, सिर्फ मैं अपनी जो स्लाइड पे आपको समझाया था उसी पे जाऊंगी, ठीक है। ये कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये पब्लिक अकाउंट। 3 तरीके की गुल्लक होती हैं, 3 तरीके के डब्बे होते हैं। भाई पैसा कहाँ पे रखोगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में देश चलाना है, कोई घर नहीं चलाना है। आप बताइए, घर जब चलाते हैं, आपकी मम्मी होगी, एक जगह पैसा थोड़ी ना रखती हैं, है ना, बहुत सारी जगह पैसा रखती हैं, ठीक है। या आप बच्चे भी होंगे, जो सेविंग्स होती है वो अलग रखते हो, खर्चे के लिए मम्मा पैसे देती है वो अलग रखते हो, ऐसे ही होता है ना, यही होता है। या देखते हो आप पर्स में, आपका पर्स है तो उसमें नॉर्मली आप ऐसे पैसे डाल देते हो, पर कुछ जो नॉर्मली पैसा डाला हुआ है वो समझ लीजिए आपका कंसोलिडेटेड फंड है, और एक होता है ना उसमें बिल्कुल चोर जेब सी होती है, उसमें पैसा फंसा के रख देते हो, 500 का नोट, 100 का नोट, या कोई नया सा नोट आता है ना, कि उस पैसे को हम खर्च नहीं करेंगे, पर वो खर्च कब हो जाता है, इमरजेंसी में खर्च हो जाता है ना, तो वो कौन सा हो गया, कंटीजेंसी फंड हो गया। समझ गए इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसमें क्या हो गया कि सारी रिसिप्ट जो होंगी इंडिया के बिहाफ पे वो इसमें आएंगी। सबसे बड़ी रिसिप्ट जो इंडिया की होती है, यानी कि प्राप्ति जो होती है, रिसिप्ट और रिवेन्यू, रिसिप्ट प्राप्ति है और रिवेन्यू फायदे वाला प्राप्ति है। समझ में आई, रिसिप्ट के अंदर आपका रिवेन्यू आ जाएगा, पर रिवेन्यू के अंदर टोटल रिसिप्ट नहीं आएंगी। भाई रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, प्राप्ति। अगर मैं लोन ले रही हूँ तो वो भी तो रिसिप्ट ही हो गई मेरी, बट रिवेन्यू तो नहीं है ना, वो तो डेप्थ में चला गया मेरा। समझ में आ गई बात, ठीक। तो सारी जो हमारी रिसिप्ट होंगी वो इसमें होंगी, इसमें पहले हम जोड़ते हैं और इसी से हम पूरे देश को खर्चा देते हैं, चलाते हैं, बजट पास करते हैं, यहीं से पैसा जाता है, ठीक। इसमें पार्लियामेंट की अनुमति के बिना 1 भी रुपया ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। पार्लियामेंट इसमें क्या है, कुंडली मार के बैठा हुआ है, सांप ना कुंडली मार के बैठ गया, ठीक। ये है कंटीजेंसी, आफत आ गई एकदम से, तो क्या पार्लियामेंट के प्रोसीजर में जाओगे तो इतने तो सब पूरा स्वाहा हो जाएगा। कहीं फ्लड आ गई, एकदम से इमरजेंसी फंड चाहिए और आप लगे हो पार्लियामेंट में उसको पास कराने के लिए, कितनी भी जल्दी कर लो 7 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, वैसे 3 से 4 महीने जाते हैं। फास्ट ट्रैक में भी जा लोगे तो 7 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, 7 दिन में तो भैया स्वाहा हो जाएगा। फिर इमरजेंसी, इसलिए इसमें पार्लियामेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बाद में आता है, पहले नहीं है। प्रेसिडेंट, इसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है, साइन करेंगे और जितना पैसा देना है वो दे देंगे। इसमें एक फिक्स अमाउंट रखी जाती है, इसमें एक फिक्स अमाउंट है। कोविड से पहले हमारी 500 करोड़ रुपए थी और आज एट प्रेजेंट हमारी 30,000 करोड़ रुपए, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हमेशा रहेगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में फ्लड आ गई, हमने वहाँ पे 500 करोड़ रुपया दे दिया, माइनस हो गया इसमें से। प्रेसिडेंट ने क्या किया, 500 रुपया एसेंट करके वो दे दिया, रिलीज कर दिया फंड। अब क्या हुआ, यहाँ पे 500 रुपये यानी कि 29,500 रुपये हो गए अब हमारे फंड में, 500 रुपये कम हो गए ना, 500 करोड़ रुपए कम हो गए। अब प्रेसिडेंट या फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के बाद कौन इसको डील करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होते हैं, कैबिनेट रैंक के IAS ऑफिसर, ठीक ठीक है। तो अब ये लोग किसको बताएंगे, पार्लियामेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे भाई उस स्टेट में फ्लड आई थी, अर्थक्वेक आया था, तो हमने वहाँ पे रिलीफ किया, रिलीफ के लिए हमने रिलीज किया 500 करोड़। वो अच्छा ठीक है, फिर अब क्या करेगा पार्लियामेंट, वो पैसा 500 करोड़ रुपए इसमें प्लस कर देगा, यानी कि ऑलवेज इसका जो बैलेंस होगा वो 300 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए होगा ही होगा, फिक्स है ये, कम नहीं कर सकते, ठीक। इसमें पार्लियामेंट पूरी तरीके से, इसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, समझ गए ना, क्योंकि अगर फंड रिलीज ही करते रहे तो एक दिन तो नील हो जाएगा ना, उसमें डालना भी तो है ना पैसा। फिर अब ये आ गया हमारा पब्लिक अकाउंट।
इसमें पब्लिक का ही पैसा होता है, ठीक। प्रोविडेंट फंड है, इसमें हमारे बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं। प्रोविडेंट, पीएफ हो गया हमारा। पोस्ट ऑफिस में मैंने कोई स्कीम ले रखी, बहुत सारी स्कीम निकलती है ना। पेंशन योजना है, आज 18 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा भी पेंशन योजना ले सकता है अपनी, ठीक। इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम चली हुई है, बहुत छोटे छोटे पैसे से स्कीम चली हुई है। तो मैंने वो ले लिया। मान लीजिए कि मैंने कोई हायर एजुकेशन के लिए मुझे प्रोविडेंट फंड तुड़वाना है, फिर किसी और को ज़रूरत पड़ी, किसी और को पड़ी, तो ऐसे क्या होगा, पब्लिक है हमारी, करोड़ों में पब्लिक है। अब करोड़ों में लाखों लोगों को रोज ज़रूरत पड़ती है। कभी कोई पीएफ तुड़वा रहा है, कोई अपनी एफडी तुड़वा रहा है, कोई करवा रहा है। ऐसे ही होता है ना, बैंक में जाते हो कितने पैसे निकलते हैं, कितने जमा भी होते हैं वहाँ पे, ऐसे ही होते हैं। तो अगर उसको पार्लियामेंट के पास ले जाने लगे तो फिर तो चल लिया देश। तो इसलिए में पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इसको पब्लिक अकाउंट को अलग से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये हमारे फंड्स थे, ठीक। चलो, स्पेशल पावर हमने कर ली थी कल। अब हम बात करेंगे कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ठीक। पार्लियामेंट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कमेटी की बात करेंगे, ठीक। अच्छा, कमेटीज जो है, ये वर्ड जो है कमेटी, यानी कि विभाग है ना, हिंदी में विभाग बोलते होंगे कमेटी को। तो ये जो कमेटी है यानी कि विभाग जो है, ये कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये हमारी ना बच्चों 2 टाइप्स की कमेटीज होती हैं, ठीक। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक। एक होती है हमारी एडॉक कमेटी, ठीक। यानी कि ये क्या है, ये परमानेंट है, स्थायी है ये, ठीक। ये स्थायी कमेटी है, परमानेंट है। और ये क्या है, टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है। बताती हूं कैसे, ठीक। कैसे, ये कमेटी जो होंगी ना, ये हमेशा काम करेंगी, जनता के लिए हमेशा काम के लिए उत्सुक रहेंगी। यानी कि क्या है, देखो पार्लियामेंट एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश को चलाता है, रन कराता है ना, यही है पार्लियामेंट। कौन है, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है ना, हमारे जो पूरे देश को चलाता है, अच्छे से चलाता है। अब खाली पार्लियामेंट में कुछ बंदों के ऊपर ही थोड़ी ना सब कुछ कर देंगे तो चल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट को बहुत काम होते हैं, बिल बनाने होते हैं, फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी होती है, सब कुछ मेंटेन करना होता है। आप अपने घर से लगाइए, जो आपके हेड ऑफ द फैमिली होगा, यानी कि आपके फादर्स जो होंगे, भाई किसी के घर में फादर होते हैं, किसी के घर में मदर होते हैं, किसी के घर में बोथ होते हैं, ठीक। ज़्यादातर फादर ही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ठीक। तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो कितने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हर बात शेयर नहीं करते होंगे वो, उन्हें बहुत काम होते हैं। आपकी पढ़ाई देखनी है, अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट भी देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, राशन का देना है, बच्चे के कपड़े फट गए हैं, कपड़े लेके आने हैं, फीस देनी है, ठीक है। बहुत सारे काम है, ठीक है। अगर खाली उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए कि आप ही कमाओ और आप ही मैनेज करो, तो कोलैप्स नहीं हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो क्या किया जाता, बांट देते हैं ना काम को, मदर्स भी उनकी हेल्प करती हैं। एटलीस्ट घर के, अगर कोई हाउस मेकर वाइफ है, हाउस मेकर लेडी है, तो एटलीस्ट घर से तो उनको वो कर देती है कि भाई कपड़े लेके आने, वो क्या करेंगे, कमा के ला देंगे, ये पैसा है, अब घर चलाओ। ऐसे ही होता है ना। अब आप घर चलाइए, कोई परेशानी आती है तब वो बोलती है कि इतना पैसा कम रह गया, कौन मैनेज करेगा। बट अगर खाली पार्लियामेंट, मान लीजिए आपके फादर हैं, अगर खाली पार्लियामेंट को ही सब कुछ करना पड़ जाए तो वो नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और अगर घर में और ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा घर बड़ा है या हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है उसमें, है ना।
ऐसे ही होता है। इट मीन्स क्या होगा, पार्ट बना देते हैं, कमेटी टाइप से बना देते। तो यहाँ पे भी ना इसी तरीके से कमेटी होती है, कुछ स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी होती है, यानी कि हमेशा रहती हैं। सारी जो स्टैंडिंग कमेटी की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर होती है। हर 1 ईयर के बाद ये क्या होती हैं, दोबारा से अपॉइंट की जाती है, बनाई जाती है, इलेक्टेड की जाती हैं। वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक। सभी कमेटी एक साल के लिए, 1 साल के लिए बनाई, फिर नेक्स्ट ईयर फिर बना दी। और जो एडॉक कमेटी होती है कि मान लो कोई काम ऐसा है कि अब आया, जरूरत पड़ी तो बना ली, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक, जब हम वो बना रहे थे, जब मैं पार्लियामेंट करा रही थी और सेशन करा रही थी, कराया था ना मैंने सेशन। तो जब सेशन में करा रही थी उसमें मैंने बताया था ना कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है और सेशन खत्म होने के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, टेम्परेरी है। ऐसी बहुत सारी कमेटीज होती हैं कि जो टेम्परेरी होती हैं, जरूरत पड़ी तो बना ली और फिर बाद में अपने आप खत्म, काम खत्म तो तुम भी खत्म, आया आराम गया आराम, ठीक। आप ये सब चीजें समझ गए, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, चलो। अब ये जो सारी समिति है बच्चों, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी है जो मैंने इसमें आपको दी है। एडॉक कमेटी में मैं आपको सिर्फ नाम बता दूंगी, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बिरला ही आता है, 0.1% चांसेस होते हैं। आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, स्टैंडिंग कमेटी से आएगा। और स्टैंडिंग कमेटी में भी 3 तरीके की जो कमेटी है, जो हमारी फाइनेंस कमेटी है उससे आएगा, ठीक है। अब इसमें भी मैंने झोल किया हुआ है, वो आपको अपने क्या करना है, नोट्स में मेरे को दिखाना है कि आप इसको कैसे करोगे। झोल का मतलब ये है कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है, ठीक है। पहली कमेटी होती है हमारी फाइनेंस कमेटी, ठीक। फाइनेंस कमेटी में 3 कमेटी आती है हमारी, जिसमें हमारी है कौन सी है, फाइनेंस कमेटी, ठीक। ये फाइनेंस कमेटी के अंदर आएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पहले नाम पढ़ लो, ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है। उसके बाद देखो कितनी बड़ी है ये। उसके बाद आपकी एस्टीमेट कमेटी है, ये भी आपकी फाइनेंस कमेटी के अंदर आती है, ठीक। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारी क्या है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ये भी हमारी फाइनेंस कमेटी के अंदर आती है। समझ गए, ये 3 कमेटी जो है हमारी फाइनेंस कमेटी के अंदर आती है। चलो अब मैं आपको पहले करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, कमेटी। चलो शुरू से ही कराऊंगी, नहीं तो आप ना फिर कंफ्यूज होंगे। चलो पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब मैं ना ये स्टैब्लिशमेंट के उससे पढ़ा रही हूँ आपको, कि जो सबसे पहले स्टैब्लिश हो गई हम सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बट अगर आप काम के तरीके से देखोगे ना बच्चों, वर्किंग कैटेगरी में जाके देखोगे, जो एस्टीमेट कमेटी जो है हमारी, जो 2nd नंबर पे है वो 1st पे आएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करा रही हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी का है ये, यानी कि लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। इसका जो सेटअप हुआ था वो 1921 में हो गया था। 1921 में तो आपको पता ही है क्या था, हम आज़ाद थोड़ी थे, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंस से पहले ही कमेटी गठित की गई थी और आज भी हमारे यहाँ पे रन करती है, ठीक। समझ में आ गई, ये चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ इन 3 कमेटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर 99.9% आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ये जो 2-3 कमेटी है फाइनेंस कमेटी वाली, इनसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही पार्लियामेंट में स्टैब्लिश थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। कौन से प्रोविजन के लिए, उस टाइम तक देखो मैंने कहा था ना अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो उन्होंने भी कौन सा किया था, अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999। इंडिया में रूल कर रहे हो तो इंडिया की सरकार का ही तो नाम लोगे ना।
तो 1919 के अधिनियम के तहत हमने इस कमेटी को 1921 में स्टैब्लिश किया था और तब से आज तक चलती आ रही है। ठीक ठीक है। एट प्रेजेंट आज के टाइम में इसमें 22 मेंबर्स है, टोटल 22 मेंबर्स है। 22 मेंबर हैं जिसमें से आपके 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और बाकी के 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ठीक, 15 मेंबर लोकसभा से आएंगे और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 जो मेंबर होंगे आपके लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूं कि 1 ईयर का इनका टाइम पीरियड्स होता है। ठीक है, एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं होगा, यानी कि वित्त मंत्री मेंबर नहीं होंगे, गृह मंत्री मेंबर नहीं होंगे, कोई भी कैबिनेट रैंक का मंत्री इनका मेंबर नहीं होता। समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब इस कमेटी को अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर इस जो कमेटी को है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, देखो एक चीज आप समझिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है कि ये जो कमेटी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, यानी कि पैसे का लेन देन है यहाँ पे सारा। ठीक, और जब भी हम कोई चीज गठित करते हैं, कमेटी गठित करते हैं, ऑलमोस्ट क्या होता है, रूलिंग पार्टी का ही चेयरपर्सन होता है, हेड वो ही बनाएंगे। बट ये वाली कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें क्या है आपको किससे 1967 के बाद, 1967 के बाद जो इनका चेयरपर्सन होगा, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो अपोजिशन पार्टी का नेता होगा। समझ में आई? रूलिंग पार्टी का नहीं होगा। अब बताओ क्यों नहीं होगा? क्यों ऐसा किया हमने? रूलिंग पार्टी का ही क्यों नहीं बना दिया? क्यों इतनी भसड़ लगाने की जरूरत है? देखो पैसे का काम है, तुमने 400 करोड़ रुपए का कोई क्या किया, स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक बजट पास किया, एस्टीमेट बनाया हमने। एस्टीमेट कमेटी अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने तभी कहा था वर्किंग वे में वो पहले आती है। एस्टीमेट बनाया, ठीक, और आपने क्या किया, खाली 200 या 300 करोड़ रुपए उस पर लगा दिए और दिखा दिए 400 करोड़ रुपए। आप ऐसे ही करोगे? रूलिंग पार्टी के हो, अपनी पार्टी के हो, वहां पे काम अच्छे से कहाँ होगा? जहां विपक्ष होगा वो गलत करने ही नहीं देगा, है ना। अपोजिशन जो होगा वो गलत करने ही नहीं देगा। भाई मेरे को दिखाओ 400 करोड़ के 400 करोड़ का हिसाब दिखाओ, कहाँ पे कितना पैसा आपने रिलीज किया है। समझ में आई? तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, घोटाले के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, किसी भी रूलिंग पार्टी का होता था, 1967 के बाद जो है ये अपोजिशन पार्टी का इसका हमेशा हेड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होगा, ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करती है, निरीक्षण करती है, यानी कि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम कैग बोलते हैं, ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इनकी रिपोर्ट को ऑडिट करती है। कैग हम अभी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि पार्ट 5 में ही है हमारा कैग, है ना। पार्ट 5 को पूरा कंप्लीट यहीं पे करके चलेंगे हम। तो कैग जो होता है, कौन होता है वो हम आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, कैग तो अच्छे से पढ़ना ही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनकी रिपोर्ट को क्या करेगा, जांचेगा, देखेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट का मतलब समझते हैं? ऑडिट क्या होती है कि सब कुछ सही है या नहीं है। ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है, फाइनेंस कमेटी। ठीक है, उनकी रिपोर्टों की जांच करना है। अब इसके कार्य तो वही हैं बच्चों, आपको पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो सारा पैसे से रिलेटेड इसमें काम होगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा या फाइनेंस अकाउंट होंगे जो द यूनियन गवर्नमेंट के अदर अकाउंट होंगे, है ना, लेट बिफोर द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में पेश किए जाने से पहले उनके खातों की जांच करेगी, कोई भी खाता हो, कोई भी अकाउंट हो। ठीक,
फिर उसके बाद जो कैग है, अभी मैंने उस पीछे भी बोला, कैग की रिपोर्टों को देखेगी, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी आपने लॉ बनाने के लिए, ठीक है, लीगली पैसा दिया है, क्या वो सही दिया है, उसकी जांच करेगी। यानी कि सारे जो काम होंगे वो पैसे से रिलेटेड होंगे। यानी कि कोई भी आप पुनर्निर्माण के लिए काम पैसा दे रहे हो, किसी आपने कोई बजट सैंक्शन किया है किसी स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए, हर चीज़ की जांच करेगी, ठीक है। लोक लेखा समिति यानी कि लोगों के कार्य के लिए जो पैसा दिया गया है उस पैसे की ये कमेटी जांच करेगी। ये सारी चीज़ें वो ही हैं, ठीक। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब है हमारी एस्टीमेट कमेटी, ठीक। एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट क्या होता है? आकलन करना। एस्टीमेट लगा लो भाई, कितना होगा। एस्टीमेट कब लगाया जाता है बच्चों? हाँ, एस्टीमेट कब लगाया जाता है? बजट पास करने से पहले आप कमेटी बना दोगे या बजट को रिलीज करने के बाद कमेटी बनाओगे? देखो, बिल्कुल सही। आप कोई घर बनाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टीमेट कितना लग जाएगा। भाई मेरा घर 10 लाख में तैयार हो जाएगा, 1-2 कमरे बनाने हैं मुझे, तो पहले मैं एस्टीमेट लगाऊंगी, तब मैं काम को छेड़ूंगी। तो एस्टीमेट यही होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का आकलन करना, प्राकलन करना, जांचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, समझना, एस्टीमेट लगाना। तो ये कमेटी भी वही है, हमारी प्राकलन कमेटी है और इसको प्राकलन और आकलन, ठीक है, हाँ आकलन ऐसे लिखा जाएगा शायद, ठीक। आकलन, दोनों नाम एक ही हैं, ठीक। आकलन और प्राकलन, ये जो कमेटी है ये हमारी सबसे पहले स्टैब्लिश की हुई कमेटी। द ओरिजिन ऑफ द कमेटी कैन बी ट्रेस ऑन द स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी सेटअप इन 1921। यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, उसी की तर्ज पे हमने इसका भी सेटअप किया है। पता, इनको ट्विन सिस्टर बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा मज़ेदार है, किसी उसमें है ही नहीं, बुक में है ही नहीं, पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ट्विन सिस्टर के नाम से कौन सी 2 कमेटियाँ मानी जाती हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी। अब ट्विन सिस्टर क्यों है? एक दूसरे का प्रारूप है ये। अच्छा, सिस्टर ही क्यों बोला, ब्रदर क्यों नहीं बोला? इसका कोई लॉजिक है? हाँ, अगर मान लो ट्विंस ब्रदर होंगे तो वो सेम नहीं हो सकते? वो भी तो सेम ही हो सकते हैं। जेंडर की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब कि हाँ, मतलब हो तो जेंडर की बात रही है बट ट्विंस सिस्टर ही क्यों बोला, ट्विंस ब्रदर क्यों नहीं बोला? आपको पता है, आप एक चीज़ देखिएगा, जो लड़कियां होती हैं ना वो चीज़ों को जल्दी कैच करती हैं। कल तू ये स्वेटर पहन के आई थी, आज तो दूसरा पहन के आई है। और जो जुड़वा बहनें होंगी एक ही घर में होती हैं, अभी तो तूने ऐसे हेयर स्टाइल किया तब ऐसे कर लिया, सुबह तो तूने ये पहना था अब तूने ये पहन लिया। इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? आकलन करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखती हैं, चीज़ों को जांचती हैं, परखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ती हैं लड़कियां। ट्विंस छोड़ दो, कोई भी लड़की ले लो, कॉपी करना लड़कियां बहुत जल्दी करते, खासकर ड्रेस सेंस में। कहीं भी पार्टी में चली जाएंगी, भाई उसका लहंगा इतना अच्छा था, मैंने वो लहंगा 2 साल पहले उस मार्केट में देखा था, आपको इतना भी याद आ जाएगा। अगर आपने उसकी कॉपी कहीं देखी होगी तो। होता है नहीं होता? या मैं झूठ बोल रही हूँ बताओ? मैं गर्ल्स हूँ खुद, होता है, बट मेरा ध्यान ड्रेस सेंस की तरफ कम जाता है। फिर भी अभी लड़कों की भी होगी, ठीक है, अभी लड़कों की भी होगी, टेंशन मत लो, ठीक। तो इट मीन्स क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है ना, उनके पास ऑब्जर्वेशन की पावर ज़्यादा होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या करती है, आप देखते हो किसी लड़की के रूम में अगर आप क्या हो, सिंगल बच्चे हो जो घर से दूर रह के स्टडी कर रहे हो, एक्सेप्शनल है भाई, लड़के भी अच्छा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के खराब रहते हैं, एक्सेप्शनल तो हर जगह मिलता है। पर अगर आप जर्नल कंपैरिजन करोगे, लड़कियों का रूम आपको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलेगा अगर लड़कों की तुलना में। खाना
लड़कियों की तुलना में उनका किचन अच्छा मिलेगा, लड़कों की में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, हर चीज को बारीकी से देखते हैं। अब मान लो ट्विंस ब्रदर है ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक भाई बाल कटवाई आया ना तो 2 दिन बाद ध्यान जाएगा, अरे तूने बाल कब कटवा लिए। और बहनों में एक कटवा के आई, तू बाल कटवा के आई है ना, घर में घुसते ही सबसे पहली नजर। तो इसलिए इनको ट्विन सिस्टर कहा गया है, इन 2 कमेटियों को। ठीक है, एक दूसरे की बिल्कुल पूरक हैं, एक दूसरे पे ध्यान रखती हैं। ठीक, वो भी जांच करेगी, ये भी जांच करेगी। तो इसको हमने कब किया भाई, 1950 में हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, जॉन मैथाई किसकी रिकमेंडेशन पे, जॉन मैथाई की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, जॉन मैथाई की रिकमेंडेशन पे हमने 1950 में इसको क्या किया, फॉर्म किया। ठीक है, और पहले इसमें क्या थे, 25 मेंबर हुआ करते थे, बट हमने क्या किया कि इसको 5 साल बाद यानी कि 1956 में बढ़ा के 25 मेंबर से बढ़ा के 30 कर दिया। ठीक, कब स्टैब्लिश थी है, 1950 में। और पब्लिक अकाउंट कमेटी कब स्टैब्लिश थी, 1921 में। उसी की दूसरी बहन है ये। 1950 में हुई, 25 मेंबर रख दिए थे। जॉन मैथाई ने इनको रिकमेंड किया था कि एक कमेटी और बना लो आप लोग, क्योंकि वो तो हमारे टाइम की बनी हुई है, अब तुम अपने टाइम की बना लो। अब जॉन मैथाई कौन है, इंग्लिश पर्सन है। तो 1921 में आप अंग्रेजों के हमारे अधीन थे, तो तब हमने अपने हिसाब से कमेटी बनाई, अब आप अपने हिसाब से बना लो, ट्विन सिस्टर की तरह। अब इसमें 30 मेंबर हैं, और ये जो 30 के 30 मेंबर्स होते हैं ये लोकसभा से होंगे, यानी कि राज्यसभा में इस कमेटी से कोई भी मेंबर नहीं होगा। डिफरेंस है सबसे पहला। ठीक, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि आपको एस्टीमेट कमेटी में क्या होगा, राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी अपॉइंट करेगा कौन, स्पीकर अपॉइंट करेगा। ठीक है, और रूलिंग पार्टी से मेंबर्स इसके होते हैं। ठीक, जो भी रूलिंग पार्टी, इसमें मेंबर तो दोनों पार्टी से होंगे, अपोजिशन से भी और रूलिंग से, बट इसका जो चेयरपर्सन होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा। और वहां पे चेयरपर्सन क्या था, अपोजिशन से। दोनों कमेटी में अंतर समझ गए। ये कमेटी, इसका काम क्या है, ठीक है। आप इसको इकोनॉमी कमेटी भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी। वो ये भैया पूरा ही ये लेखा जोखा देखेगी, हर चीज को, हर ऑर्गेनाइजेशन को देखेगी, उसकी परफॉर्मेंस देखेगी, उसके कामकाज पे नजर रखेगी, कितना पैसा रिलीज कर रहे हो दिखाओ, एक एक पैसे का हिसाब रखेगी ये कमेटी। ठीक है, तो ये सब किस उचित तरीके से धन को खर्च कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या खाली पैसा रिलीज कर दिया है आपने, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, या 400 करोड़ ही किया, 500 करोड़ करना था इस क्षेत्र में, वो सब आपको ये बताती है। दोनों कमेटी समझ गए अच्छे से। एक है हमारी थर्ड, ये भी फाइनेंस कमेटी है, सॉरी, ये है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम पे बनाई गई कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी, वो जो 2 कमेटी थी वो लोगों के लिए काम कर रही थी, लोगों पे या लोगों की सुविधा के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उन पे काम कर रही थी, बट ये कमेटी उस पे काम नहीं करेगी। ये कमेटी काम करेगी जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस पे, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे गवर्नमेंट नहीं, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है ना, सेल भेल इस टाइप से जो कंपनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, पेट्रोलियम की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो हम ये पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये हम रिफाइनरी पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, रॉ तो नहीं करते कि जैसा मंगाते हैं ऐसा यूज़ कर लिया। तो क्या बहुत अरबों टर्बों में इनका क्या होता है, टर्नओवर होता है, ट्रिलियन ब्रिलियन में। जरा सी हेर फेर हुई तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो बड़े बड़े हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, यानी कि जिसमें पब्लिक का पैसा कम है और गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, उस कंपनियों को ये देखेगी, उनके अकाउंट्स को ये देखेगी। ठीक है, समझ में आई। चलो, अब इसको कब रिकमेंड कब बनाया हमने, 1964 में बनाया। ठीक है, किसने, कृष्णा मेमन। ठीक है, कृष्णा मेमन
कमेटी उनकी रिकमेंडेशन पे बनाया। वो जॉन मैथाइकी पे था ये, और वो तो ब्रिटिश टाइम में थी हमारी पब्लिक जो थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम जैसे कि हमारी पब्लिक कमेटी में मेंबर होते थे, सेम वही है। 22 मेंबर वहाँ भी थे, 22 यहाँ भी हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर इसमें भी अपॉइंट नहीं हो सकता, सब मेंबर्स होंगे, यानी कि एमपीज होते हैं। कोई भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर इसमें नहीं होगा। और द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। लोकसभा से ही इसका सिर्फ स्पीकर अपोजिशन में कहाँ है, पब्लिक अकाउंट में। समझ में आ गए, तीनों कमेटी समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन कर लोगे ना। चलो फंक्शंस वही है बच्चों, आ गया ना। एग्जामिन करेगी रिपोर्ट और अकाउंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, ठीक है। और इसमें क्या करेगी, उन चीज़ों को एग्जाम करेगी, और एग्जाम करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिडक्ट करती है, उसको बताती है, ठीक। यानी कि अब हमने क्या कर दिया, सॉरी बच्चों, ये जो फाइनेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया था गलती से, डिपार्टमेंटल पढ़ा नहीं मैंने, बस स्लाइड में घुमाती चली गई, ठीक है। ये हमारा है फाइनेंस वाला। अब 3 कमेटी कौन कौन सी हो गई हमारी फाइनेंस की, एक पब्लिक, दूसरी एस्टीमेट, और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग, तीसरी है। जबान जो है कभी कभी लड़खड़ा जाती है। चलो अब अगली कमेटी कौन सी है, अब इनकी कोई सब कमेटी नहीं है, वो फाइनेंस कमेटी की 3 कमेटियां थी, प्राक्कलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम वाली कमेटी, ठीक है। अब हमारी इसमें ये आ गई दूसरे नंबर की कमेटी, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, विभागीय स्थायी कमेटी, ठीक है, कमेटी। अब इसमें विभागीय डिपार्टमेंटल ना हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही उसका काम छिपा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। डिपार्टमेंटल यानी कि रेल में कोई काम करना है, रेलवे डिपार्टमेंट में करना है तो रेलवे कमेटी बना देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कोई एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट कमेटी बना दी, इस तरीके से, यानी कि डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपका 1993 में बनाई थी हमने स्टैंडिंग कमेटी, वर सेटअप इन 1993 इन 2004। पहले क्या था कि 1993 में जब बनाई थी तो 17 इसमें डिपार्टमेंटल कमेटी थी हमारी, पहले जब हमने बनाई थी। ओरिजिनली 17 थी, और अब इनकी संख्या हमने 17 से बढ़ा के 24 कर दिया, क्योंकि अब हम डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट भी क्या हो गए हैं बच्चों, ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और इसका वही मोटिव होता है कि सारे उनकी जांच करेगी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे की ही जांच करेगा और किसी डिपार्टमेंट में वो नहीं जाएगा, ठीक है। आगे क्या था, अब इसमें क्या है, ये कमेटी थी बच्चों, पहले कितनी थी, बिजनेस एडवाइजरी, अगर कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है। पहले कितनी थी, 17, ये कमेटी थी। अब कितनी है, 24। अब 24 कमेटी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की कमेटी है। अब देखो ये कैसे काम करती है, ठीक है। 24 कमेटी जो होंगी उनमें से हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, ठीक है। 24 मेन कमेटी होगी, 24 डिपार्टमेंट की अलग अलग कमेटियां होगी। अब हर कमेटी में 31 मेंबर होंगे, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, ठीक है। कंडीशन यहां पे भी अप्लाई है, कोई भी मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई। अब जो हमारी ये 24 कमेटियां हैं जो हमारी, उनमें से 8 कमेटी जो है हमारी, यानी कि 8 कमेटी जो है वो वर्क अंडर करती हैं राज्यसभा के, और 16 कमेटी वर्क अंडर करती हैं लोकसभा के। समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन कमेटी में भाई। जो मैं 24 कमेटी बता रही हूँ ये मेन है, 24 कमेटी मेन है, यानी कि आप 15 जो मान लो आप 10 बच्चे बैठे हो मान लो, तो 10 बच्चे मेन हो। अब मैंने एक बच्चे को एक काम दिया, उसके नीचे मैंने क्या कर दिए, अब मैंने उसको बहुत बड़ा काम दे दिया कि अब तू देख ले भाई कि तुझे अपने नीचे कितने बंदों को जोड़ना है।
तो वो जो एक बंदा है, 10 में से एक बंदा है, उसके नीचे 31 मेंबर है वो टोटल। अब आप भी 31, आप भी 31, आप भी 31, समझ गए। अब इन 10 में से मान लो 6 आप लोकसभा के लिए काम कर रहे हो और 4 आप राज्यसभा के लिए काम कर रहे हो। हर के अंडर 31 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग यू। समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, आप एक चीज आप पूछते भी नहीं हो, लोकसभा से ही मेंबर ज्यादा क्यों हैं? आपके एस्टीमेट कमेटी में तो खाली लोकसभा के ही हैं सारे। पब्लिक कमेटी में और जो हमारी अंडरटेकिंग वाली कमेटी थी उसमें लोकसभा के सदस्य ज्यादा थे, 15 थे, और 7 राज्यसभा के थे। तो लोकसभा के सदस्य ज्यादा क्यों होते हैं? रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम है, अनुपातिक। जहां की जनसंख्या ज्यादा वहां के बंदे ज्यादा, ऐसे ही यहाँ पे चुने जाते हैं। तो 15 आपके लोकसभा में ज्यादा है तो वहां से 15, और राज्यसभा में कम है तो वहां से कम। ठीक है, 8 समिति हमारी यहाँ पे राज्यसभा के अंडर काम कर रही हैं, और बाकी की कितनी बची? 16, वो हमारी लोकसभा के अंदर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, कार्य मंत्रणा करने वाली, जैसे कि आपको पता ही है 15 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, बिजनेस पे ध्यान देगी, काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रेगुलेट करती है द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, टाइम से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेशन ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसके बाद है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, सरकारी आश्वासनों पर समिति, जो गवर्नमेंट एश्योरेंस देती है हमें, क्या वो एश्योरेंस वो कंप्लीट कर पा रही है, वो टारगेट वो अचीव कर पा रही है या नहीं, उसके लिए कमेटी। ठीक है, उसके लिए कमेटी। इसमें भी कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 25 मेंबर्स होते हैं आपके। 15 आपके, हाँ 25 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक, ये ना ईयर बहुत कम, रेयरली पूछा जाता है, ईयर रेयरली पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि एस्टीमेट कमेटी का पूछ लेंगे कि राज्यसभा से कितने मेंबर्स होते हैं, कोई भी नहीं, 7, 12, इस तरीके से तो कोई भी नहीं। सदस्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो उसका हेड होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से रेयरली पूछा जाता है ईयर से क्वेश्चन। ठीक है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधान समिति, भाई इसका भी यही काम है हमारा कि ये कमेटी जांच करती है कि जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव ने कार्य सौंपे हैं डिपार्टमेंट को वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, दोनों सदनों में समिति के 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये कमेटी थी हमारी जो अभी हमने की है स्टैंडिंग कमेटी। एडॉक कमेटी के मैं नाम बता दूंगी, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, अब हमारे संसदीय प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार क्या है संसद के कि और वो किसी के पास ही नहीं है। आर्टिकल 33, 34, 35 याद कर लो, पार्लियामेंट के पास ही है सारे। 35 तो खैर उसमें चला जाता है हमारा स्टेट डेफिनेशन। 33, 34, ठीक है। मार्शल लॉ भी अगर लागू हो रहा है आर्टिकल 34 के अंडर, तब भी मार्शल लॉ ही करेगा सब, सेना का ही रूल हो जाएगा। बट उसको जब मार्शल लॉ आया तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उसको बताने का काम आपका सेना नहीं करेगी, मार्शल्स नहीं करेंगे। कौन उसको जस्टिफाई करेगा? पार्लियामेंट, उसी के पास पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट, स्पेशल्स होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए होते हैं, और ये केवल क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य ही इसको एंजॉय करते हैं, दोनों हाउस उनको एंजॉय करते हैं। ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या है, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हेयर दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग राष्ट्रपति है। ठीक है, बट राष्ट्रपति के पास भी वो
अधिकार नहीं होते जो हमारी पार्लियामेंट के पास होते हैं। ठीक, इसके बाद कलेक्टिव प्रिविलेजेस पढ़ा चुकी हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल नहीं होता, सब वही हैं। ये आपके लिए बहुत सारे काम करती है, ये सब देखो वही काम बता रखे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे मान लो मैं बताती हूँ कि जो पीएम है उनकी डेथ हो जाती है तो एकदम से सिंक हो जाता है, या कोई भी अगर आप पॉइंट पे मेजोरिटी लिए हुए हो, कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, एक भी बंदा जाएगा तो हट जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी ने क्या कर दिया, कोई क्राइम हो गया है, उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया। ठीक, नाम रजिस्टर्ड हो गया तो इसमें क्या है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और किसी मिनिस्टर का जो नाम है वो किसी भी इंसिडेंस में आ गया तो सेशन के दौरान उनको क्या अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं। ठीक है ना, गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते हो। ठीक है। एंड 14 days बिफोर द बिगनिंग एंड 14 days आफ्टर द एंड ऑफ सीजन, बड़ी इनको रिलीफ मिला हुआ है। सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले भी नहीं गिरफ्तार कर सकते और 40 दिन बाद भी नहीं गिरफ्तार कर सकते, और जब सेशन रनिंग में है तब तो कर ही नहीं सकते हो। तो समझ रहे हो मिनिस्टर होने का कितना बड़ा फायदा है। बट ये नहीं है कि साथ खून कर आए तब भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, है ना। एक्सेप्शनल हर जगह है बच्चों। तो ये नहीं है कि तुम बहुत सारे लोगों को मार के चले गए जी, हाँ सोल्जर चौड़े करके, अपने शोल्डर चौड़े करके, है ना, कि भाई मैं तो मार आया ना, तो अभी तो सेशन शुरू होने में 20 दिन है, चल टपका देता हूँ अपने दुश्मनों को, है। तो मैंने टपका दिए और मैं पहुंच गया, 20 दिन बाद सेशन शुरू होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मेरे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के कारण मैं अरेस्ट तो होऊंगा नहीं, फिर उसके बाद सत्र चलेगा तब भी नहीं होऊंगा, 40 दिन बाद भी नहीं होऊंगा, फिर इतने में तो जुगाड़ लगा ही लूंगा, है ना। तो वो भी चीज़ नहीं है ना, एक्सेप्शनल हर जगह होता है बेटा। ठीक है, तो ये केवल क्या है, सिविल मामलों में है। ठीक है, सिविल मामले भी बहुत, क्रिमिनल मामले अलग होते हैं, सिविल मामले अलग होते हैं। मैंने बोला मर्डर कर दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस, धोखाधड़ी की है तो सिविल ऑफेंस। आ गई ना बात, वही सेकंड अगले ही पॉइंट में आ गई कि मार के चले जाओगे तो तब नहीं है, तब तो सदन से उठा के ले आएंगे, सदन के अंदर तो नहीं जाएंगे, उसके डेकोरम को नहीं, गरिमा भंग नहीं करेंगे, बट जैसे ही बाहर निकलेगा आजा भाई, पहले ही खड़े रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सब है। आपको उन्हें मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई सिविल मैटर क्या होता है लग जाता है तो आपको ये नहीं है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको बोलने दिया जाएगा, आपका इंडिविजुअल राइट्स है। ठीक है, चलो भाई आ गया वाइट पन्ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो यहीं पे एंड होता है। अब इसके बाद हमारे कैग, जो भी हमारे पार्ट 5 में 2 हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और कैग एक ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे और फिर इस पे हम PYQ पे बातें कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय बच्चों।